गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिक्स के ऑपरेटर्स पढ़े थे। क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से हम ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शन जो हम लेके चल रहे थे साई आर पे, ठीक है, साई आर या साई एक्स, जिस तरह से हम फलन डिफाइन कर रहे थे कि हमारे पास में साई या फाई कोई भी दो फंक्शन है जिनके ऊपर हमने ऑपरेटर्स को ऑपरेट कराया था। तो ये जो साई है वो होता क्या है और इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, लाइट का जो नेचर है वो क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश के कुछ जो घटनाएं हैं जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है आदि घटनाओं को हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत के हिसाब से समझा सकते हैं, यानी लाइट जो है वो तरंग की तरह बिहेव करती है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट आदि ऐसे प्रभाव हैं जिन्हें प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं, प्रकाश की कण प्रकृति से समझाते हैं। यानी जब प्रकाश की तरंगें आपस में अन्योन्य क्रिया करती हैं तो वो एक तरंग की तरह बिहेव करती हैं। लेकिन जब प्रकाश की जो तरंगें हैं वो किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, किसी मेटर के साथ या द्रव्य क्या हो गया, जो मेटर है उसके साथ अगर अन्योन्य क्रिया करती हैं तो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो एक कण प्रकृति को, पार्टिकल नेचर को शो करती हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल नेचर होगा। तो इस तरह से क्या होगा, प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति है, यानी इसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। तो जिस तरह से प्रकाश की प्रकृति ड्यूअल है, द्वैत प्रकृति है, उसी प्रकार से हर एक द्रव्य की प्रकृति भी क्या होती है, द्वैत होती है। यानी अगर कोई भी पार्टिकल है और वो गतिशील अवस्था में है, गति कर रहा है, तो उसके साथ एक तरंग एसोसिएट होगी। ठीक है, यदि कोई भी पार्टिकल मूविंग पोजीशन में है, मूव कर रहा है, तो क्या होगा, उसके साथ में एक तरंग एसोसिएट होगी, एक तरंग उसके सहचारी होगी। यानी हम ये मान के चलेंगे कि वो जो पार्टिकल है वो कण नेचर भी शो कर सकता है, पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और तरंग प्रकृति भी शो कर सकता है। यानी हर एक मेटर की मेटर वेव होती है। ठीक है, अब हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल नेचर शो करेगा या वेव नेचर शो करेगा। यानी हर एक पार्टिकल, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होगा कि हर एक पार्टिकल के साथ में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, फोटोन हो, कुछ भी हो, हर एक पार्टिकल के साथ में क्या होगा, एक तरंग होगी। ठीक है, तो इस तरंग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो होता है या फिर इस तरंग को कंप्लीटली बताने के लिए हम क्या लेते हैं, एक तरंग फलन लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में जब हम पोजीशन को बता रहे होते हैं, कोई भी फंक्शन है f(x = x + y + z), ठीक है, कोई कण कहीं पर स्थित है x y z कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर इसके x y z कोऑर्डिनेट्स हैं और हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया कि x + y + z ये प्लेन में या फिर 3D के अंदर किसी पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है, तो जैसे जैसे हम x y z के मान रखते जाएंगे हमें इस फलन के हिसाब से पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और हम उसकी पोजीशन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन का dx/dt करके उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यानी किसी भी एक फलन से हम किसी पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा, अगर कोई तरंग है पार्टिकल के साथ में, ठीक है, हर एक कण के साथ में क्या होगी, एक तरंग एसोसिएट होगी, एक वेव एसोसिएट होगी। तो उस वेव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें इस तरंग फलन से मिलेगी। ठीक है, यानी अगर हमारे पास में क्या है, कोई विभव क्षेत्र है, ठीक है, यानी कोई पार्टिकल है और उसका कुछ ना कुछ विभव है, तो इस विभव क्षेत्र में अगर कोई पार्टिकल गति कर रहा है, कोई कण जो है वो गति कर रहा है, तो उसके साथ में जो वेव है, ठीक है, गति के साथ में हम क्या मानेंगे कि जो वेव है उस वेव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये साई देगा कि उस पार्टिकल की पोजीशन या फिर उस वेव की पोजीशन क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस साई के द्वारा मिलेगी। जिस तरह से हम क्या कर रहे थे कि x अगर है तो x का हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया था, p के लिए हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया था, e के लिए हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया था। तो ये ऑपरेटर जैसे हम साई पे लगाएंगे हमें क्या मिल जाएगी, मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी।
इस पे हमें एनर्जी का ऑपरेटर लगाया तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, पोजीशन का लगाया तो हमें पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो साई है वो क्या करेगा, उस वेव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो साई है, आगे यूनिट में जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तब वेव के बारे में या इस वेव फंक्शन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेंगी। तो यहाँ से अपना जो तरंग फलन है वेव फंक्शन साई आर टी, ये क्या होता है देख सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है किसी स्थितिज ऊर्जा VRT वाले विभव क्षेत्र में गतिशील ठीक है, हमारे पास में जो पार्टिकल वो क्या कर रहा है, VRT वाले विभव क्षेत्र में गतिशील है। और अगर पार्टिकल गतिशील होगा तो उसके साथ में क्या होगी, एक तरंग होगी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं उसी तरह से ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होता है, यानी प्रकाश जो है वो भी तरंग और कण दोनों प्रकृति शो करता है। और कोई भी मैटर होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है अपने पास में, वो सब भी क्या करेंगे, एक तरंग नेचर को भी शो करेंगे। यानी कोई भी पार्टिकल तरंग भी हो सकता है और पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, विभव क्षेत्र में गतिशील कण की संपूर्ण, ठीक है, किसी स्थितिज ऊर्जा, ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी VRT वाले विभव क्षेत्र में गतिशील कण का संपूर्ण व्यवहार साई RT के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, यानी उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी, ये सारा जो है वो हम किसके द्वारा बताएंगे, साई RT के द्वारा। यानी एक तरीके से जो साई RT है वो उस पार्टिकल की कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेन करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है साई RT एक सम्मिश्र फलन होता है। ठीक है, जो साई RT होगा वो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, सम्मिश्र फलन होगा। इसमें आयोटा की टर्म भी आएगी और रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ठीक है, साई RT का संबंध किसी समय t पर कण के पाए जाने प्रायिकता से होता है। ठीक है, यानी जो साई RT है वो क्या होगा, किसी समय t पर कण के पाए जाने की प्रायिकता से होता है। अब हमारे पास में जो पार्टिकल है, ठीक है, वो गतिशील अवस्था में है और हम कह रहे हैं कि अगर वो पार्टिकल गतिशील अवस्था में है तो उसके साथ में एक तरंग है। तो वो तरंग या वो पार्टिकल कहाँ पर होगा, जैसे मान लो पूरी तरंग है तो वो पार्टिकल कहाँ स्थित होगा, उसके पाए जाने की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, उसको क्या बताएगा, साई RT उसको बताएगा। यानी हम जब हम साई RT को डिफाइन करेंगे तो साई RT कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, साई RT का मान अधिक होता है जहाँ कण के पाए जाने की संभावना
अधिक होती हैं तथा जहाँ कण के पाए जाने की संभावना कम होती है वहाँ साई आरटी का मान नगण्य होता है। ठीक है, तो साई आरटी जो है वो किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना अधिक होगी वहाँ पर साई आरटी का मान अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फलन साई आरटी द्वारा वर्णित फलन साई आरटी द्वारा वर्णित कण का प्रायिकता घनत्व निम्न होता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। ये हो जाएगा अपने पास में प्रायिकता घनत्व PRT इक्वल टू मोड ऑफ साई RT का स्क्वायर। अब हमारे पास में जो साई RT है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, PRT जो क्या है प्रायिकता घनत्व है पार्टिकल का, और हमारा जो साई आरटी है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो PRT को हम किस तरह से शो करते हैं, साई आरटी के स्क्वायर से। यानी साई आरटी जो है वो क्या बताता है, किसी भी पार्टिकल के कहीं पर होने की संभावना को बताता है या उसकी प्रायिकता को बताता है कि कितनी प्रायिकता होगी कि पार्टिकल किसी पोजीशन पर है। जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक पूरा बॉक्स है, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता कहाँ पर कितनी होगी ये साई आरटी से हम निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ रहेगा, मान लो हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है a की पावर आल्फा kx, कुछ भी हमारा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उस फंक्शन से हम कैसे निकालेंगे, प्रायिकता कैसे निकालेंगे, PRT इक्वल टू मोड ऑफ साई आरटी का स्क्वायर। यह हमें क्या बताएगा, पार्टिकल का प्रायिकता घनत्व बताएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमने मोड का स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि साई जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सम्मिश्र फलन है। तो सम्मिश्र संख्याओं का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा किसमें होता है, मोड में होता है। और कैसे ओपन होगा, इसको हम ओपन करेंगे साई स्टार आरटी और साई आरटी। जहाँ पर जो स्टार है वो क्या है, इस साई का सम्मिश्र संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, स्टार किसको शो करता है, सम्मिश्र संयुग्मी, इसको या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। ठीक है, जैसे मान लो अगर साई हमारा कोई भी वो फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जैसे a प्लस आल्फा b होता है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, मोड का स्क्वायर और a प्लस आल्फा b और a माइनस आल्फा b। ठीक है, इस आल्फा का सम्मिश्र संयुग्मी क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो जो साई आरटी है वो भी हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे या इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साई स्टार आरटी साई आरटी। अब यदि हम प्रायिकता संपूर्ण आकाश में या फिर हम क्या करें, पूरी डायमेंशन से लेके चले संपूर्ण आयतन पे देखें। जैसे मान लो हम किसी बॉक्स की बात कर रहे थे, तो उसके टोटल आयतन में जितना भी हमारे पास में वॉल्यूम है, उस पूरे वॉल्यूम में हम प्रायिकता को निकालें
तो वो क्या हो जाएगा, पी आर टी डी वी इक्वल टू मोड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर डी वी। ये हमारे किसको बताएगा, प्रायिकता को बताएगा। तो यदि हम जैसे मान लो डी वी क्या होगा हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यदि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम पी आर टी का मान निकालना चाहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा और ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड। और यदि हमें वैल्यू दी हुई है कि हमें कहाँ से कहाँ तक प्रायिकता निकालनी है, मान लो हमारे पास में कोई बॉक्स है, उसकी जो लेंथ हमें दी हुई है कि 0 से a तक, a लेंथ का है तो हमें 0 से a तक प्रायिकता निकालनी है इसकी, ठीक है, और ओनली लेंथ के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 इंटीग्रेशन ले सकते हैं, यहाँ पे dx भी ले सकते हैं यदि हमें ओनली लेंथ के अकॉर्डिंग प्रायिकता निकालनी हो कि 0 से a में कहाँ पर होगा पार्टिकल, ठीक है। यदि हम ये निकालना चाहें कि 0 से a में पार्टिकल कहाँ पर होगा, तो हम कैसे निकालेंगे उसकी प्रायिकता, पी आर टी जो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a और साई स्टार साई और dx, ठीक है। मान लें कि ये पूरी x है अपनी, ठीक है, तो यहाँ से हमने एक dx ले लिया और dx क्या है, 0 से पूरा a तक हम निकाल रहे हैं, तो 0 से a साई स्टार साई dx हो गया। और हमसे ये कहा जाए कि हमें इसकी 0 से a लंबाई और 0 से b चौड़ाई, वो ऊंचाई, ठीक है, इस ऊंचाई और इस लंबाई में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से a 0 से b साई स्टार साई dx dy। और यदि हमारे पास में कोई रूम है जैसे, या कोई भी बॉक्स है 3D के अंदर, इस तरह से अपने पास में कोई भी बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है अपने पास में, तो यदि हमें एक और वैल्यू दे दी इसकी ऊंचाई, तो वो 0 से c हो गई और d z। तो इस पूरे बॉक्स में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता अपने पास में आ जाएगी इतनी इतनी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई के अंदर। और हमें रेंज जैसे मान लो a/2 देते तो हम इसकी लिमिट a/2 b/2 या c/2 रख देते, तो इतनी रेंज में पार्टिकल के होने की प्रायिकता कितनी है वो अपने पास में मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस साइज से पार्टिकल कहाँ होगा उसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो ये जो साई है वो क्या कर रहा है, किसी भी गतिशील कण के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में इसका एक प्रायिकता घनत्व आ गया। नेक्स्ट है हमारा ये हमारा क्या दे रहा है कि किसी भी आयतन के अंदर प्रायिकता को बता रहा है, तो हम लिख सकते हैं साई आर टी को प्रायिकता आयाम भी कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी हम इसे कहते हैं। तो हमारा जो साई आर टी है वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तरंग फलनों पर दो प्रतिबंध होते हैं, या हम लिखते हैं कि उपरोक्त होते हैं। जिस तरह से हमने अभी तक डिफाइन किया है इस तरंग फलन को, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, दो प्रतिबंध हो गए, ठीक है। या तो फिर तुम इस तरह से लिख लेना कि तरंग फलनों पर, उपरोक्त परिभाषित तरंग फलनों पर दो प्रतिबंध होते हैं। एक तो हमारे पास हो जाएगा तरंग फलनों का मान
अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि तरंग फलन प्रायिकता को बताते हैं तथा प्रायिकता का मान अनंत नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे जो तरंग फलन है वो किसको बता रहे हैं? प्रायिकता को बता रहे हैं, और प्रायिकता का मान कभी भी अनंत नहीं होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता जो होगी वो हम क्या लेते हैं, अगर किसी भी वॉल्यूम के अंदर हम प्रायिकता ले रहे हैं तो वो इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा कि तरंग फलनों का मान जो है वो अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि तरंग फलन किसको बता रहे हैं? प्रायिकता को बता रहे हैं, और प्रायिकता का मैक्सिमम मान हमें पता है कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो भी हमारे तरंग फलन होंगे, जैसे हमने लिमिट ली थी कि -∞ से +∞ तक, यदि हम रेंज को डिफाइन करें जो हमारी x की या y की जिसकी भी रेंज है -∞ से +∞, तो यदि हम मान लो x का मान रखें कि -∞ से +∞ जा रहा है, तब तरंग फलन को क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि तरंग फलन कभी भी अनंत नहीं हो सकते। ठीक है, तरंग फलन का मान जो है वो कभी भी अनंत नहीं होगा। तो जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी तरंग फलन है, कोई sin x हो अपने पास में, sin x है जैसे। ठीक है, साइन का जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह से होता है? इस तरह से। तो मान लो हम इस रेंज के अंदर ले रहे हैं, तो अगर ये मान लो इसकी इनफाइनाइट बाउंड्रीज होती तो यहाँ पर इस तरंग फलन को 0 हो जाना चाहिए, या फिर मान लो कोई भी हमारे से कोस का फंक्शन है, किसी का भी फंक्शन है, इस तरीके का कोई फंक्शन है, तो ये जो इसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, तो इन अगर हम इन्हें अनंत बाउंड्रीज डिफाइन करें, अनंत हो ये, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? तरंग फलन को 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि तरंग फलन जो है वो अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि तरंग फलन प्रायिकता को बता रहा है। अगर हमारे पास में कोई इस तरीके का फलन है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने पर वो खुद भी अनंत जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो तरंग फलन स्वीकार्य तरंग फलन नहीं होगा, क्योंकि तरंग फलन कभी भी अनंत नहीं हो सकते। तो हमारे इस तरह के अगर कोई ग्राफ है, कोई वक्र है जो अनंत जा रहा है अनंत के ऊपर, वो स्वीकार्य एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। एक प्रतिबंध तो ये हो गया कि तरंग फलन कभी भी अनंत नहीं हो सकते। दूसरा है तरंग फलन एक मानी सिंगल वैल्यूड होंगे। ठीक है, तरंग फलन जो है वो क्या होंगे? सिंगल वैल्यूड होंगे, क्योंकि प्रायिकता के एक ही जगह पर 2 मान संभव नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमारा जो तरंग फलन है वो क्योंकि प्रायिकता को बता रहा है, तो प्रायिकता जो होती है एक मानी होती है, यानी मान लो हमारे पास में कोई भी बॉक्स है, तो किसी भी पार्टिकल के या फिर हम कोई भी कॉइन को उछाल रहे हैं, तो उसकी प्रायिकता एक बार में एक ही होगी, ये नहीं हो सकती इस पार्टिकल की यहाँ पर पाई जाने की प्रायिकता 5% भी हो और 4% भी हो या 3% भी हो। एक मान ही आएगा, या तो 5% ही होगी या 4% ही होगी या फिर 3% ही होगी। एक साथ इसके एक से ज़्यादा प्रायिकताएं एक ही जगह पर नहीं हो सकती। तो हमारा जो तरंग फलन है, ठीक है,
वो इस तरह के कोई ग्राफ नहीं बना सकते कि यहाँ पर जैसे मान लो इस पॉइंट के हिसाब से इस पर कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, तो इस तरीके का तरंग फलन नहीं बन सकता। हमेशा एक इस तरीके का या किसी भी और तरीके का ऐसा फंक्शन होगा जो क्या बताए एक जगह पर सिर्फ एक ही मान को दे। ठीक है, तो हमारे ऐसे ही तरंग फलन जो है वो स्वीकार्य होंगे जिनके मान एक जगह पर हमें सिर्फ एक प्राप्त हो, कहीं पर भी उनके एक ही वैल्यू के लिए 2 या 2 से अधिक मान प्राप्त ना हो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हो गई उपरोक्त जो हमने तरंग फलन डिफाइन किए उन पे 2 कंडीशंस हो गई, एक तो वो अनंत नहीं हो सकते, दूसरा वो सिंगल वैल्यू होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध जो होता है वो हम क्या करते हैं तरंग फलन के लिए तरंग फलन की वजह से कोई डायरेक्ट इसका फिजिकल मीनिंग नहीं होता है खुद का, बस ये किसको बता रहा है, इसकी पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसकी भौतिक सार्थकता वही होगी, एक तो प्रायिकता को बताएगा और पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इस पॉइंट को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या था तरंग फलन साई आरटी की भौतिक सार्थकता के अनुसार ठीक है, तरंग फलन जो साई आरटी था उसकी भौतिक सार्थकता हमने क्या ली थी कि ये किसी भी पार्टिकल की प्रायिकता को बताएगा। ठीक है, तो तरंग फलन साई आरटी की भौतिक सार्थकता के अनुसार किसी समय t पर आयतन अल्पांश dV में पाए जाने की प्रायिकता PRT dV = mod of psi RT का स्क्वायर dV। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है कि जो तरंग फलन है उसका स्क्वायर किसको शो कर रहा है, प्रायिकता को शो कर रहा है, और ये हमने क्या लिया है किसी आयतन अल्पांश dV में पाए जाने की प्रायिकता। अब लिखेंगे चूंकि संपूर्ण आयतन में कण का अस्तित्व है, यानी जो भी जितना भी हम आयतन लेके चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा ही। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी बॉक्स है तो उसके अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, किसी एक जगह पर पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता हमारी ये शो कर रहा है, लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं तो होगा ही इस पूरे आयतन के अंदर। तो पूरे आयतन के अंदर कहीं ना कहीं होगा, तो अगर हम टोटल प्रायिकता को देखें तो वो क्या आती है हमारी 1 आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा संपूर्ण आयतन में कण का अस्तित्व कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं अवश्य होगा। अतः ठीक है, कण का अस्तित्व कहीं ना कहीं क्या होगा, अवश्य होगा। अतः कण की संपूर्ण आयतन में पाए जाने की प्रायिकता
आर टी डी वी इक्वल टू मोड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 या मोड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1। ठीक है, उपरोक्त प्रतिबंध को प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहते हैं तथा इस प्रकार के फलन को प्रसामान्यीकृत फलन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है कि जो पार्टिकल है उसके पाए जाने की कहीं ना कहीं प्रायिकता होगी, तो उसकी संपूर्ण प्रायिकता जो होगी वो 1 होगी। तो संपूर्ण प्रायिकता 1 होगी तो मोड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1, ये कंडीशन अपने पास में आ गई। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इसे हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं और हमारा जो फलन होगा उसे हम प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहेंगे। तो इस तरह से अगर हमारा जो फलन है वो इसको शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फलन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहलाएगा और जो साई आर टी है उसे हम नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा नॉर्मलाइज्ड हुआ तो हमेशा साई स्टार साई का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होगी। तो यहाँ तक अपना क्या हो जाएगा कि कोई भी जो तरंग फलन है साई आर टी वो किसी भी तरंग की संपूर्ण उसकी एक्सपेंशन दे रहा है, यानी किसी गतिशील कण के व्यवहार को पूरी तरीके से बताता है। और यदि हमारे पास में और जो साई आर टी के मोड का स्क्वायर होगा वो हमारे किसको बताएगा, प्रायिकता घनत्व को बताएगा। और अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो किसको बताएगी कि फंक्शन जो हमारा नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। ये हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होगी।